रीड रिचर्ड्स, जॉनी स्टॉर्म, बेन ग्रिम और सूजन स्टॉर्म चारों के चारों फैंटास्टिक फोर अपने नए टीजर ट्रेलर को लेकर आ चुके हैं, जिससे 1 घंटे पहले तक पता नहीं कौन से लेवल की बकैती पेलते रहे, ऐसा लगा नासा का कोई प्रोग्राम देख रहा हूं। बट देन जब टीजर दिखाया गया तो आई वाज डिसअपॉइंटेड। लेकिन एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद दिस एंटायर थिंग, मतलब हमको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है ये 1960s के आसपास का रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है। मतलब ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी होगी जहां पर हमको एमसीयू की जो वर्ल्ड बिल्डिंग अभी तक दिखाई गई थी वो कुछ समय के लिए मैटर नहीं करती। तो सबसे पहले जो इन लोगों ने पूरा इवेंट रन किया, ये ऐसा लग रहा था कि 60s 70s का कोई रॉकेट लॉन्च इवेंट है और इसका एस्पेक्ट रेशो भी उस चीज को करेस्पॉन्ड कर रहा था। बट देन वी गॉट द फर्स्ट लुक ऑफ द बैक्स्टर बिल्डिंग। हम लोग को दिखाया जाता है कि सूजन और रीड रिचर्ड्स जो है वो किसी इंसान को अपने लिविंग रूम में लेके आ रहे हैं और बताते हैं कि हम लोग मिलकर एक दिन तो डिनर करते हैं हफ्ते में, विच इज संडे 7 PM शार्प। अब सबसे पहले जब आप देखते हो तो आपको एस्थेटिक नोटिस होता है कि पूरा का पूरा सीन जो है वो बहुत ही अलग टाइप का फील हो रहा है। हमने ऐसी ही कुछ कुछ चीजें वांडा विजन में भी देखी और लोकी के सीजन 2 में भी। ये थोड़ा सा वो फ्यूचर कैसेटिज्म या फिर रेट्रो फ्यूचरिज्म की तरफ इंक्लाइन करता है। मतलब वो ब्राइट एंड बोल्ड कलर्स का इस्तेमाल जो हम लोगों ने लोकी के सीजन 2 में देखे थे, लेकिन फिर भी ये पास्ट में टेक प्लेस करती है क्योंकि इनकी जो सिस्टम टेक्नोलॉजी होगी वो काफी एनालॉग टाइप की फील होगी। प्लस ये जो पूरी स्काईलाइन है इससे भी हम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये नॉर्मल बिल्डिंग्स नहीं है। मतलब 60s में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, उसके भी ऊपर से मैंने नोटिस किया कि इस यूनिवर्स में या इस सिटी में जितनी भी बिल्डिंग्स है सबके ऊपर गेंदें लगी हुई है बड़ी बड़ी। और जब बैक्स्टर बिल्डिंग का पूरा लुक रिवील किया इन लोगों ने तब एस्पेक्ट रेशो भी चेंज हो गया और साथ में मेरा माइंडसेट भी, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये लोग बैक्स्टर बिल्डिंग के लुक को लेकर थोड़ा बहुत कॉमिक एक्यूरेट जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी कॉमिक बुक एक्यूरेट नहीं है। इनफैक्ट इसका होना बनता भी नहीं है क्योंकि ये पूरी कहानी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रही है। फिर इसके बाद हमको हर्बी की पहली झलक देखने को मिलती है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। और हाँ, एक काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है इसके ओरिजिन को लेकर। इसको रीड ने एक जेंडारियन के साथ मिलकर डिजाइन किया था, लेकिन उससे भी ज्यादा इसको डिजाइन करने का पर्पस इंपॉर्टेंट था और वो था गैलेक्टस को ढूंढ के निकालना। बस मुझे लगा कि ये डिटेल बताना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसका ओरिजिन जो है वो गैलेक्टस को ढूंढने से एसोसिएटेड है, जो कि इस मूवी में भी होगा। लेकिन फिलहाल ये गैलेक्टस को ढूंढने का काम दूर दूर तक नहीं कर रही है, हमारे बेन ग्रिम के साथ मिलकर खाना पका रही है, जो सीन मुझे ऐसा लगा कि स्ट्रेट आउट ऑफ बेयर में से लिया हुआ है। अगर आप लोगों ने बेयर शो देखा है तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बेयर बेसिकली खाने का शो है और उसमें बेन ग्रिम प्ले करने वाले एक्टर एबॉन मार्क बाखरा, जो भी इनका पूरा नाम मैं नहीं ले पाता, तो वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर भी काफी ज्यादा वैसा का वैसा ही लग रहा था, बस यस शेफ बोलने की देर थी। और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर बेन ग्रिम की एक्चुअली में 5 नहीं बल्कि 4 उंगलियां, जो बहुत हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट है। कॉमिक्स में क्या होता है कि जब भी बेन ग्रिम द थिंग में ट्रांसफॉर्म होता है तो ऐसा कहा जाता है, अब इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि उसकी जो 2 उंगलियां हैं वो एक में फ्यूज हो जाती हैं, इसी वजह से उसकी 4 उंगलियां नजर आती हैं। सो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी हियर एज वेल। उसकी 1 उंगली कटती नहीं है क्योंकि जब वो वापस इंसान बनता है तो 5 हो जाती है। लेकिन इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम रीड रिचर्ड्स को एक ऊपर नीचे होने वाले मूवेबल ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए देखते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है लेकिन लिखा पढ़ी का काम अभी भी ब्लैक बोर्ड पे ही किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली तो ये कि जब ये पूरी फुटेज दिखाई जा रही थी तो हमको कॉन्स्टेंटली उस इवेंट के टाइम पे बताया जा रहा था कि पूरा प्रेजेंटेशन फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से है। अब फ्यूचर फाउंडेशन जो है वो मार्वल कॉमिक्स में एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज है जो फैंटास्टिक फोर करते हैं। बेसिकली फैंटास्टिक फोर क्या करते हैं कि एक क्लासरूम टाइप का एस्टैब्लिश करते हैं जिसमें वो कई सारे स्टूडेंट्स को लेके आते हैं जो काफी ब्राइट होते हैं और उनको अपने लेवल पे अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू करते हैं, सो दैट दो स्टूडेंट्स कैन हेल्प देम डिस्कवर थिंग्स। और डिस्कवर थिंग्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि टीवी नहीं चल रहा तो उसको ठीक करने का नया तरीका ढूंढ लिया, नहीं। डिस्कवर थिंग्स मतलब अलग अलग प्लैनेट, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फ्यूचर फाउंडेशन बहुत डीप और ग्रैंड लेवल पे बात करता है और उसी चीज का एक एग्जांपल हम लोग रीड को यहाँ पर करते हुए देख भी सकते हैं। अगर आप इस ब्लैक बोर्ड को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रीड जो है वो कुछ इक्वेशंस को तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ में ये ड्राइंग्स जो है वो नॉर्मल सी नहीं लग रही। ये कुछ फनल, टनल, वर्म होल टाइप की चीजें हैं, मतलब एक एंड से घुसना दूसरे एंड से निकलने वाली बात। एक जगह पर तो लिटरली एग्जिट लिखा हुआ है। तो व्हाट आई थिंक इसकी रीड जो है उसने यहाँ पर ऑलरेडी फ्यूचर फाउंडेशन क्रिएट कर दिया है, मतलब उसके पास ब्रिलियंट जीनियसेस हैं चीजों को सॉल्व करने के लिए, बट समहाउ वो सब लोग एक प्रॉब्लम पे आके फंस चुके हैं और वो है इंटर यूनिवर्सल ट्रैवल। मतलब रीड जो है वो इस मल्टीवर्स के बारे में ऑलरेडी जानता है और वो दूसरे यूनिवर्स में जाने की कोशिश कर रहा है फॉर सम रीजन जिसका नाम गैलेक्टस हो सकता है। नाउ आई रियली लाइक दिस आइडिया क्योंकि कॉमिक बुक्स में रीड के पास ये इंटर यूनिवर्सल ट्रैवल करने के लिए ब्रिज नाम का एक डिवाइस होता है
जिससे ये अलग अलग यूनिवर्सेस को मॉनिटर तो कर ही सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके ये अलग अलग यूनिवर्सेस में भी ट्रैवल करता है, जो हो सकता है कि इस मूवी में भी आगे जाकर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बने। नाउ बैकग्राउंड में अगर आप नोटिस करोगे तो इनके स्पेस सूट्स भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा कैच है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये वाले स्पेस सूट्स एक्चुअली में वो नहीं है जो हम लोग इनको ऑल थ्रू आउट द मूवी पहनते हुए देख रहे हैं। उनमें व्हाइट और ब्लू एस्थेटिक तो है, लेकिन व्हाइट ज्यादा है और ब्लू कम। मीनवाइल ये जो सूट्स रखे हैं इनमें ब्लू एस्थेटिक ज्यादा है और व्हाइट उतना नहीं। और इसके बाद के कुछ सीन्स में ये चीज और भी ज्यादा अच्छे से कंफर्म हो जाती है जब हम फैंटास्टिक फोर को देखते हैं कि इनको अपनी पावर्स कैसे मिली। ये लोग स्पेस में गए थे, फिर इनको कॉस्मिक रेज आकर के हिट करती हैं, सू जो है वो इनविजिबल हो जाती है, जो हम उसको स्पेसशिप में ही होता हुआ देख सकते हैं। उसके अलावा बेन ग्रिम, जॉनी स्टॉर्म, इनकी भी पावर्स कैसे मैनिफेस्ट होती है ये भी हमको समझ में आ जाता है। बेन बाकी पुरानी मूवीज और कॉमिक बुक्स की तरह अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेता है इन लोगों से, बिकॉज उसको अपने अपीयरेंस को लेकर थोड़ा सा शर्म फील होती है और वो दुनिया को फेस नहीं करना चाहता, और इस टीवी में भी वो यही देख रहा है। बाय द वे यहाँ पर कप्लान्स लिखा हुआ है, हो सकता है कि ये वांडा विजन को लेकर एक ईस्टर एग हो, क्योंकि बिली कप्लान जो कि हमारा विकन है वो मैट शैकमैन ने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, तो हो सकता है वो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे, तो सोचा कि ईस्टर एग और फेंक देते हैं। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी सिचुएशन बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाली। मतलब ये पूरा फैंटास्टिक फोर, इनको पावर्स कैसे मिल रही हैं, बेन इन लोगों से नफरत कर रहा है, इनके पास नहीं जा रहा, लोगों को अवॉइड कर रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत लंबे टाइम तक नहीं दिखाई जाएगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन देम प्लेंटी ऑफ टाइम। सो आई थिंक ये इसका ओरिजिन फ्लैशबैक्स में बहुत जल्दी कवर करेंगे और मूवी का जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर बढ़ने वाले हैं। एंड वेरी स्मार्टली ये ट्रेलर सिर्फ इन्हीं चीजों पर फोकस करता है जो मुझे लगता है कि मूवी में बहुत जल्दी होकर के निकल जाएगी। फिर हम जॉनी को देखते हैं जो अपनी पूरी फ्लेम ऑन करके उड़ के निकल जा रहा है। क्लियरली ये कोई थ्रेट है जिसका सामना करने के लिए वो जा रहा है, लेकिन द थिंग टू बी नोटिस्ड हियर इज कि ये फ्लेम ऑन नहीं बोलता आग लगाने से पहले। ऑल्दो कॉमिक बुक्स में भी उसको हमेशा बोलना जरूरी नहीं है, वो फ्लेम ऑन बोल के अपने पूरा फोकस इस पावर पे लगाता है, जिस वजह से उसमें आग लगती है और वो उड़ पाता है। ये वाला शॉट बताता है कि जॉनी फ्लेम ऑन नहीं बोल रहा है, इसका मतलब उसकी पावर्स पे ऑलरेडी उसका कंट्रोल है। प्लस हम एक शॉट में उसको स्पेस में जाकर अपनी पावर्स लूज करते हुए भी देखते हैं, तो ये प्रोबेबली उसका ओरिजिन या फिर स्टार्टिंग वाला शॉट होगा जहां पर वो अपनी पावर्स को जल्दी जल्दी फिगर आउट ही कर रहा है बस। फिर इसके बाद ये भी समझ में आता है कि ये लोग किसी थ्रेट को फेस कर रहे हैं, क्योंकि आसमान से कुछ ऐसे बड़े बड़े आग लगे हुए पत्थर या मीटियोर्स या मिसाइल्स या जो कुछ भी है ये गिर रहे हैं। हालांकि गैलेक्टस का भी काम हो सकता है जिसको हम देखते हैं आगे, बट आई स्टिल थिंक कि इसमें और भी कुछ है जो हमको अच्छे से बताया नहीं जा रहा। फिर इसके बाद हम सू को अपनी फोर्स फील्ड क्रिएट करते हुए देखते हैं। मुझे पर्सनली डिजाइन काफी पसंद आया, जहां पर हम वो लाइट का रिफ्रैक्शन और वो रेनबो इफेक्ट भी देख सकते हैं उसकी फोर्स फील्ड में। नहीं तो जनरली बस उसको ऐसे धुएं और अलग अलग टाइप के थोड़े बहुत हल्के फुल्के इफेक्ट से दिखा दिया जाता था। दिस लुक्स प्रीटी फाइन। और हाँ, जो वो बेन ग्रिम को लेकर मैंने बात करी थी कि वो बहुत लंबे टाइम तक अशेम नहीं होने वाला, ये सीन उसका प्रूफ है कि पब्लिक अडोर्स बेन ग्रिम। बच्चे उसका मास्क पहन के घूम रहे हैं, फैंटास्टिक फोर की अपनी खुद की मर्चेंडाइज है। फिर इस बीच ये वाला कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैंने नोटिस किया। अब देखो, मूवी में रिपोर्ट्स हैं कि हम लोग फैंटास्टिक फोर के बहुत सारे अलग अलग विलन्स को देखने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी उन्हीं में से एक हो सकता है। पहले मुझे लगा कि ये मोलबैन होगा जो इस मूवी में सेट टू अपीयर है, लेकिन अब मेरे को लगता है कि ज्यादा चांसेस है इसके रेड गोस्ट होने के। और उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है। कॉमिक बुक्स में जिस तरह का कैरेक्टर रेड गोस्ट है वो फैंटास्टिक फोर के लिए इस मूवी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। मतलब वो 1960s में एग्जिस्ट करता था, फिर उसके बाद उसकी जो पूरी कहानी है वो फैंटास्टिक फोर की पावर्स और उनकी कॉस्मिक रेस के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि जैसे ही रेड गोस्ट को ये बात पता चलती है कि फैंटास्टिक फोर को अपनी पावर्स कॉस्मिक रेस की वजह से मिली है, तो वो उन पर रिसर्च करता है और फिर अपनी खुद की एक टीम जिसमें 3 बंदर होते हैं उनको लेकर स्पेस में पहुंच जाता है अपने आप, और उन 3 बंदरों को उन्हीं कॉस्मिक रेस से एक्सपोज कराता है और फिर इन चारों को पावर्स मिल जाती है। तो उसको लगता है कि वो फैंटास्टिक फोर को रिप्लेस कर लेगा, लेकिन इतना आसान थोड़ी ना है। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही हल्की सी सिलुएट और गैलेक्टस का एक बैक शॉट दिखा दिया जाता है, क्योंकि वो इनकी दुनिया को देगा ना थोड़ी देर में। और बस इनके एक मनी शॉट पे खत्म हो जाता है जहां पर एरोस बने हुए हैं और ये चारों एक पोडियम पे खड़े हैं। प्रोबेबली वो जो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर वाला पूरा इनकी मार्केटिंग गिमिक चल रही है जिससे मर्चेंडाइज बेचते हैं और पैसा कमाते हैं जो अपने फ्यूचर फाउंडेशन में डालेंगे। तो आई थिंक दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। बट या अगर टीजर ट्रेलर की बात करी जाए तो मुझे ये सही लगा। मतलब मूवी को लेकर एक टीज करना, बहुत ज्यादा चीजों को रिवील नहीं करना, एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। अगर ये बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों को यहीं पर दिखा देते और अभी से हमको मूवी के बारे में पता चलने लगता, तो मूवी जुलाई में आ रही है भाई। प्लस इनकी 14 तारीख को आने वाली ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स जो कि मई में रिलीज होगी, उनकी हाइप ऑटोमेटिकली कम होने लगती। वैसे ही फैंटास्टिक फोर को लेकर बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, तो दे क्लियरली डोंट वांट थिंग्स टू डाई डाउन फॉर अदर मूवीज, लेकिन बाकी
लोगों को ये भी बताना है कि हमारी मूवी आ रही है, उसके लिए तैयार रहो। बट या देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इस मूवी में स्पेक्युलेटेड है, हमको इस टीजर में नहीं दिखाई गई, जैसे सूजन स्टॉर्म का प्रेग्नेंट होना, बिकॉज वी नो कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो इनका बहुत ज्यादा शक्तिशाली बेटा है उसको जन्म देंगी। एंड अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तो बहुत कम चांसेस है इस बात के, क्योंकि वो सीक्रेट वॉर्स डूम्सडे उसमें एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले करेगा। सो या इन लोगों ने क्लियरली बहुत सारी चीजें छुपा के रखी है, प्लस वो ऑल्टरनेट स्पेस सूट्स जो वो ब्लू जिसमें ज्यादा है और वो उस वाले सीन में हम लोग स्पेस सूट्स देखते हैं, उनका क्या काम है। आई एम श्योर कि ये लोग दोबारा स्पेस में जाने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज क्लियरली चीजें जैसे हमको दिखाई जा रही है वैसे एंड अप नहीं होगी। खैर अब वो जो कुछ भी होगा उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट आप बैक शॉट, मेरा मतलब है कि फीडबैक के लिए लाइक कर दो वीडियो अगर अच्छा लगा तो।